हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी लोग तैयार हैं अगला लेक्चर सुनने के लिए। हम आ गए फिर से वो क्लास लेकर के जो अभी तक रह गई थी अधूरी। हम कहानी पढ़ रहे थे उसकी लॉस्ट स्प्रिंग नामक जो लेसन है क्लास 12th के बच्चों का। लॉस्ट स्प्रिंग ये जो लेसन है बहुत ही अच्छी सी कहानी थी, जिसका हमने पहला पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है और आप लोगों ने बहुत अच्छा सराहा, उसको बड़े ध्यान से देखा है। उसी का आज हम लेक्चर नंबर 3 और आखिरी ये लेक्चर होगा इसका। ये लेसन आज खत्म होने वाला है और जानेंगे कि उस कहानी में आगे क्या हुआ था। जिस कहानी में अभी तक मोटी मोटा हम बता दें तो इस कहानी में हम लोग जाने थे कुछ उन रैग पिकर्स के बारे में, कूड़ा कचरा बटोरने का काम किया करते थे और उसी प्रकार से उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वही काम किया करते थे और अपना परिवार चलाने का काम करते थे। और फिर हम धीरे धीरे जब कहानी में आगे बढ़ते गए तो जो लेखिका है एनी जंग, वो एक दिन कहाँ जाती हैं, उस लड़के के घर जाती हैं और लड़का का घर जाती हैं। तो उस लड़के के घर में क्या दिखाई देता है उनको, क्या दिखाई देता है, मुकेश के एल्डर ब्रदर की पत्नी दिखाई देती है और एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वहां पर जब वो जाती हैं तो मुकेश की जो भाभी होती हैं वो क्या करती हैं, दरवाजे के पीछे चली जाती है, एक दीवार के पीछे चली जाती हैं और अपने घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती हैं। और पालक वालक शायद कुछ बन रहा था, सब लोग पालक बना रहे थे, कुछ कटी हुई सब्जियां नीचे रखी हुई थी। यहाँ तक कहानी हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे देखते हैं उस कहानी में होता क्या है। क्या मुकेश वो जो काम करने के बारे में सोचता है, क्या वो कर पाता है। कुछ मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे, क्या वो मोटर मैकेनिक बन पाते हैं। तो ये कहानी, ये सारे सवाल अभी तक रह गए थे अधूरे। आज हम सीखेंगे उन्हीं सब प्रश्नों का जवाब क्या होगा, जानेंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर सीधे सीधे हम लोग यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर कौन सा। यहां से कहानी हमारी अधूरी रह गई थी, यहीं से हमें सीखना था। थोड़ा सा अगर मैं आपको एक पेज पीछे लेकर जाऊं तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे, not much older in years has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, a lady in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father। ये कहानी हम लोग पढ़ चुके थे ना बच्चों। अब देखिएगा आगे होता क्या है कहानी में। तो कहती है कहानी में क्या होता है, समझिएगा ध्यान से कि इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर। कौन कहता है कि मुकेश की दादी माँ कहती हैं। क्या कहती हैं बच्चों कि इट इज हिज करम, यह उसका करम है और यह उसका क्या है, डेस्टिनी है, भाग्य है, किस्मत है। कौन कहता है, मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि यही इस सब के भाग्य हैं, यही इन सब की किस्मत है, यही इन सब के कर्म है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, मुकेश की दादी माँ कहती हैं। और मुकेश की दादी माँ हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिन्होंने अपने खुद के हस्बैंड को देखा है, क्या होते हुए, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, किससे, विथ द डस्ट, डस्ट से, धूल से, किसके धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। क्या कह रहा है कि चूड़ियों के जो कांच थे, ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के कांच के जो पॉलिश थे ना, जो पॉलिश लगाया जा रहा था, उसके धूल की वजह से वह अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखी हैं। वो कहती हैं कि यही इन सब के कर्म हैं, यही इन सब की डेस्टिनी है। कैन अ गॉड गिवन लिनियज एवर बी ब्रोकन, और यहाँ पर वो से इंप्लाइज, वह कहती हैं, इंप्लाइज दे करके वह इस बात पे थोड़ा सा दबाव दे करके कहती हैं। क्या कहती हैं कि कैन अ गॉड, क्या गॉड गिवन लिनियज एवर बी ब्रोकन, क्या गॉड के द्वारा जो दिए गया लिनियज है, जो परंपरा है, जो वंश है, क्या इसे कभी ब्रोक किया जा सकता है, क्या इसे कभी तोड़ा जा सकता है। यानी कि भगवान ने जिस कुल में हमें पैदा कर दिया है, जिस धर्म में हमको पैदा कर दिया है, या जिस प्रोफेशन में हमको ला करके खड़ा कर दिया है, क्या इस प्रोफेशन से हम बाहर निकल सकते हैं। वो उसकी दादी माँ कहती हैं कि क्या गॉड के द्वारा दिया गया जो लिनियज है, वंश या परंपरा है, क्या इसको कभी तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वह कहती है, जोर देकर कहती हैं। और फिर आगे क्या कहती हैं कि बार्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, कि
कास्ट ऑफ बैंगल, कास्ट माने जानते होंगे क्या होता है, जाति। किसकी जाति, बैंगल्स मेकर्स की जाति, यानी कि चूड़ियां बनाने वाले के कास्ट में पैदा होना। किसके कास्ट में, ये जो बैंगल मेकर्स है उनके कास्ट में पैदा होकर। दे हैव सीन नथिंग, वो लोग कुछ नहीं देखे हैं, बस क्या देखे हैं, बैंगल्स देखे हैं। इन द हाउस, कहां पे, घरों में। यानी कि चूड़ियां बनाने वालों के कास्ट में वो पैदा हुए हैं और उस कास्ट में पैदा होकर के उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस क्या देखा है, चूड़ियां ही, बैंगल्स ही बैंगल्स देखे हैं। कहां कहां पे, घर में। इन द यार्ड, आंगन में। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में उन्होंने बस क्या देखा है, बैंगल्स ही देखा है और उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, और फिर देखिए क्या रहे, स्पाइरल्स मतलब होता है गुच्छे, जो लच्छे होते हैं, गुच्छा होता है, उसको स्पाइरल बोला गया है। तो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स यानी कि चूड़ियों के गुच्छे। सनी गोल्ड, वो भी कौन कौन से कलर के, ये सनी गोल्ड है। सनी गोल्ड मतलब समझ रहे होंगे, जो धूपी कलर का होता है ना, सुनहरे रंग का, उसको बोला गया है। पैडी ग्रीन, एकदम धान की तरह जो हरे कलर का जो होता है, उस कलर की चूड़ी। रॉयल ब्लू, और एकदम गहरा ब्लू कलर का चूड़ी। पिंक कलर का चूड़ी। पर्पल कलर का चूड़ी। एवरी कलर, और प्रत्येक कलर की जो चूड़ियां हैं, बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनती हैं, बॉर्न होती हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, तो उन 7 रंगों से जितने भी कलर बनते हैं, उन सभी रंगों की जो चूड़ियां हैं, लाई पड़ी रहती हैं इन माउंट्स के रूप में, यानी कि टीले के रूप में, ढेर के रूप में। इन अनकेप्ट यार्ड्स, कहां पर, उस अनकेप्ट यार्ड्स में, अस्त व्यस्त आंगन में। अनकेप्ट से बिखरे हुए आंगन में, अस्त व्यस्त आंगन में हर प्रकार के रंगों के बैंगल्स इधर उधर पड़े रहते हैं, वो भी इक्का दुक्का नहीं, माउंट्स के रूप में, टीले के रूप में पड़े रहते हैं, ढेर के रूप में पड़े रहते हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आर पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उन सभी चूड़ियों को पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। 4 व्हील्ड यानी 4 पहिए वाली, जो 4 व्हीलर होता है ना, 4 पहिए वाला जो हैंड कार्ट होता है, हाथ से धकेलने वाली जो गाड़ी होती है, उस पर पाइल्ड किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, लाद दिया जाता है। और पुश्ड बाय यंग मेन, और यंग मेन जो यंग युवा लोग होते हैं, उसके द्वारा उस हैंड कार्ट को क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, ऐसे धक्का दिया जाता है, धकेला जाता है। along the narrow lanes of the shanty town, कहा, उस नैरो लेंस में, उस पतले, उस सकरे गली में, किसके, ऑफ द सैंटी टाउन, वो जो सैंटी टाउन है, वो जो झोपड़पट्टी वाला टाउन है, वो जो गंदा सा भद्दा सा जो टाउन है, कस्बा है, शहर है, उसके गलियों में वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथ गाड़ी में हैंड कार्ट्स में चूड़ियों को लाद करके ऐसे धकेलते हुए जाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं। आई बात समझ में यहां तक। अब आगे देखिएगा क्या होता है कहानी में। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, अब कहते हैं आगे, और इन डार्क हटमेंट्स, उन अंधेरी झोपड़पट्टियों में, हटमेंट्स उस अंधेरी, डार्क उस काली काली अंधेरी झोपड़पट्टियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, फ्लेम्स के लाइन, यानी कि फ्लेम्स किसका है, फ्लेम्स मतलब जानते होंगे लो या लपट होता है, किसका, फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। तो जो ऑयल लैंप्स होते हैं, फ्लिकरिंग टिमटिमाते हुए ऑयल लैंप्स के लौ के किनारे या बगल में ऑयल लैंप होता है, देखे होंगे, तो उसके उस टिमटिमाते हुए उस ऑयल लैंप का जो लौ निकलता है, जो प्रकाश निकलता है, उसी के नेक्स्ट में, उसी के लाइन में, कतार में बैठे रहते हैं कौन, बॉयज बैठे रहते हैं, गर्ल्स बैठी रहती हैं, किसके साथ में, अपने फादर्स के साथ में, और किसके साथ में, अपने मदर्स के साथ में बैठी रहती हैं उन गलियों में। और क्या करती हैं, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और क्या करते हैं बैठ करके वो सब, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे जो ग्लास होती है, जो कांच होती है, उसको वो वेल्डिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं, चूड़ियां बनाने के वेल्ड करते हैं, जोड़ते हैं, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, किसमें,
चूड़ियों के सर्कल बनाने में, यानी कि वो जो कलर्ड ग्लास होते हैं, रंग बिरंगे जो कांच होती हैं, उसको वो सब क्या करते हैं, बैठ करके चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। किसके प्रकाश में? ऑयल लैंप के प्रकाश में। आई बात समझ में? Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। और फिर आगे क्या कहती हैं कि their eyes, उन सबकी आंखें, इन बच्चे लड़के लड़कियों की आंखें are more adjusted, काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? एडजस्ट हो चुकी हैं, सामंजस्य बैठा चुकी हैं। टू द डार्क, किससे? उन अंधेरों से। देन टू द लाइट आउटसाइड, किनसे? लाइट आउटसाइड, बाहर जो लाइट है ना, बाहर जो प्रकाश है ना, उन प्रकाश से ज्यादा उनकी आंखें उन अंधेरों से क्या हो चुकी हैं? एडजस्ट हो चुकी हैं। यानी कि उनकी आंखें जो हैं अंधेरे में अच्छा काम करती हैं, लेकिन रोशनी में उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। दैट इज वाई, और यही कारण है, दैट इज वाई, यही कारण है कि दे ऑफन, वे अक्सर एंड अप, यही कारण है कि वे लोग अक्सर एंड अप, खो देते हैं, समाप्त कर देते हैं, लॉसिंग दियर आई साइड, यानी कि वे अपने आंखों के दृष्टि को, आंखों की रोशनी को वो क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, क्या होने से पहले? एडल्ट होने से पहले, वयस्क होने से पहले, प्रौढ़ होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी क्या होती है? चली जाती है। यही कारण है। कौन सा कारण है? कि वो बच्चे लड़के लड़कियां जो किनारे बैठ करके रात में क्या करते हैं? चूड़ियां बनाने का काम करते हैं, उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी क्या होती है? समाप्त हो जाती है पहले ही। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। अब यहां से आगे थोड़ी सी कहानी टर्न लेती है। अब सविता, यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस। अब देखिएगा सविता कौन है? एक यंग गर्ल है, एक यंग गर्ल है, ड्रैब इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, और एक भद्दे कलर का भद्दा सा पिंक ड्रेस पहनी हुई है। ड्रैब, गंदा भद्दा सा पिंक ड्रेस पहनी हुई है। कौन? सविता। सीट्स, और वो बैठी हुई है अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, किसके पास में? किसके बगल में? एक एल्डरली वुमेन के बगल में, एक बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बड़ी महिला के बीच में, अरे किनारे उसके बगल में बैठी हुई है। कौन? सविता। और वो बैठ करके क्या कर रही है? सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो ग्लास के पीसेज हैं उनको वो सोल्डरिंग करने का काम कर रही है, उन्हें वो जोड़ने का काम कर रही है। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, और जब उसके हाथ, किसके हाथ? ये जो यंग गर्ल है, छोटी लड़की अभी जो सविता है, जब उसके हाथ मूव, घूमते हैं, मैकेनिकली, बहुत ही मैकेनिकली पूर्वक, बहुत ही यांत्रिकी रूप से, लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, किसकी तरह? मशीन के टंग्स की तरह, मशीन के चिमटे की तरह। जब उसके हाथ मैकेनिकली पूर्वक जब घूमते हैं, मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं, तो आई वंडर, तो मैं आश्चर्य से सोचती हूँ। वंडर का मतलब क्या होता है? आश्चर्य से सोचना। तो उसके हाथ को देख करके, जिसके हाथ, किसके हाथ? सविता के हाथ, जो मशीन के चिमटे की तरह हिल डुल रहे थे, तो उसके हाथों को देख करके लेखिका सोचती है, आश्चर्य से सोचती हैं, इफ सी नोज, कि क्या वो जानती है? इफ सी नोज, क्या वो जानती है? द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स, किसके बारे में? बैंगल्स के पवित्रता के बारे में। सेंसिटिविटी मतलब क्या? पवित्रता। तो लेखिका आश्चर्य से सोचती हैं कि क्या वो लड़की उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिन्हें वो बनाने में हेल्प कर रही है, जिन्हें वो बना रही है, जिन चूड़ियों को, क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? वो लेखिका आश्चर्य से सोचती हैं। फिर क्या होता है? इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, और लेखिका मन में कहती हैं कि अगर उसे नहीं पता है तो ये जो चूड़ियां होती हैं वो क्या होती हैं? इट सिंबलाइजेज, वह सिंबलाइज होती हैं, प्रतीक होती हैं, एन इंडियन वुमेन सुहाग, किसका? एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती हैं। क्या? चूड़ियां। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो ऑस्पिशियसनेस होता है, शुभ होता है, इन मैरिज, किसमें? शादियों में क्या माना जाता है? इसको शुभ माना जाता है। किसको? चूड़ियों को शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, और लेखिका कहती हैं
कि यह बात उसे समझ आ जाएगी। डॉन, यह बात उसके दिमाग में घुस जाएगा, यह बात उसे समझ में आ जाएगी, अचानक से समझ में आ जाएगी। वो भी एक दिन उसे यह बात अचानक से समझ में आ जाएगी। कब? when जब her head is draped with red veil, जब उसका हाथ नहीं, जब उसका क्या है, हेड, जब उसका सिर इज ड्रैप ढक जाएगा, विथ रेड वेल, किससे? लाल वेल से। रेड वेल का मतलब लाल घूंघट से। जब उसका सिर ढक जाएगा ना, तो उसे यह बात एक दिन समझ में आ जाएगी। और कब समझ में आ जाएगी? जब उसका हाथ डाइड विथ रेड हेना, डाइड रेड विथ हेना, जब उसके हाथ पे मेहंदी, जब उसके हाथों पे में लाल रंग की मेहंदी लगा दी जाएगी ना, तब उस लड़की को यह बात समझ में आ जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल कलर की चूड़ियां उसके हाथों में, उसके कलाइयों में क्या कर दी जाएगी? पहना दी जाएगी ना, तब उस लड़की को यह बात समझ में आ जाएगी। कौन सी बात? कि ये जो चूड़ियां हैं ये कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये क्या है? इंडियन वुमेन्स का क्या होता है? सुहाग का प्रतीक होता है, सुहाग की निशानी होती है, जिसको शादियों में क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। आई बात समझ में? अब आगे क्या होता है? She will then become a bride, और जब ऐसा होगा उसके हाथ लाल कर दिए जाएंगे, मेहंदी लगा के लाल कर दिया जाएगा, कलाइयों में जब उसको चूड़ी पहना दिया जाएगा, और जब उसका चेहरा फेस लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, तब वो क्या बन जाएगी? एक ब्राइड बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, किसकी तरह? इसी ओल्ड वुमेन की तरह, उसी बूढ़ी औरत की तरह। बिसाइड हर, जो उसके बगल में है। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो बहुत पहले वर्ष बनी हुई थी। यानी उसी बूढ़ी औरत की तरह वो भी दुल्हन बन जाएगी, जो बूढ़ी औरत काफी वर्षों पहले बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? दुल्हन बनी हुई थी। She still has bangles on her wrist, लेखिका कहती हैं कि उस बूढ़ी औरत के हाथों में अभी भी क्या है? बैंगल्स। ऑन हर रिस्ट, उसके कलाई में अभी भी क्या है? चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन चूड़ियां तो हैं उसकी कलाई में, उस बूढ़ी औरत के, लेकिन उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है, कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वह कहती है, वह बूढ़ी औरत कहती है कि एक वक्त का शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त भर पेट खाना भी नहीं खाया। वो बूढ़ी औरत कहती है, इन अ वॉइस, एक ऐसे आवाज में कहती है, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिससे जॉय बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि एकदम उदास भरी आवाज में, दुख भरी आवाज में कहती है, नीरस आवाज में कहती है, जिसमें आनंद तो बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे आवाज में कहती है कि साहब, मैम, हम लोग ऐसे हैं जो एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाए। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. अब देखिए लेखिका क्या कहती हैं कि she has not enjoyed, वह एंजॉय नहीं की है, वह जो बूढ़ी औरत है ना, वह एंजॉय नहीं की है किस बात का? Even one full meal, एक भर पेट भोजन का, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। लेखिका कहती है कि वह बूढ़ी औरत अपने पूरे जीवन भर एक वक्त का भी भर पेट खाना उसको नहीं मिला है। That's what she has reaped, उसे तो बस यही मिला है, रिप्ड, उसे बस यही मिला है। हर हस्बैंड, और उसके जो पति थे, एन ओल्ड मैन, वो अब क्या थे? एक बूढ़े आदमी थे, विथ अ फ्लोरिंग बियर्ड, और उनका जो बियर्ड था वो फ्लोविंग हो रहा था, वो लहरा रहा था दाढ़ी, उस उस बूढ़े व्यक्ति की दाढ़ी जो लहरा रही थी। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? आई नो नथिंग, क्या कहते हैं वो बूढ़े आदमी की? आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर? बैंगल्स को छोड़ करके, यानी कि मैं चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं। और फिर कहते हैं कि ऑल आई हैव डन, कि जो भी मैंने किया है, ऑल आई हैव डन, जो भी मैंने किया है, जितना मेरे से हो सका है, इज मेक अ हाउस, वो मैंने क्या किया है? बस एक घर बनाया है, फॉर द फैमिली टू लिव इन, किसके लिए? परिवार के लिए। और क्या करने के लिए बनाया है? रहने के लिए बनाया है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं किया हूं। कौन कहता है? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, जिसकी दाढ़ी लहरा रही थी, उड़ रही थी, ठीक ना।
अब आगे क्या होता है, हियरिंग हिम, तो उनकी बातों को सुन करके, लेखिका कहती है हियरिंग हिम, उनकी बातों को सुन करके, वन वंडर्स, कोई भी ये विचार करेगा, आश्चर्य से सोचेगा कि इफ ही हैज अचीव्ड, कि क्या वो अचीव कर चुके हैं, क्या वो प्राप्त कर चुके हैं, व्हाट मेनी हैव फेल्ड, जो बहुत से लोग फेल हो जाते हैं प्राप्त करने में, इन दियर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। उनकी बातों को सुन करके कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि क्या वो बूढ़ा व्यक्ति वो चीज हासिल कर चुका है जो बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में हासिल नहीं कर पाते हैं। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, क्योंकि उनके हेड के ऊपर कम से कम क्या है, एक छत है। उनके सिर के ऊपर क्या है, एक छत है। उन्होंने कम से कम एक घर भी तो बना लिया है ना। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, क्या कहती है लेखिका, द क्राई, क्राई रोने की आवाज, किस बात की रोने की आवाज, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा न होने का, नॉट हैविंग मनी, पैसा न होने की जो क्राई की आवाज है, वो भी क्या करने के लिए, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, यानी कि कुछ भी करने के लिए पैसा न होने की जो क्राई है, जो रोना है, क्या छोड़ करके, एक साइड में छोड़ करके, क्या, कैरी ऑन, कैरी ऑन माने होता है जारी रखना, क्या जारी रखना, द बिजनेस, व्यापार, ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने का। तो कहते हैं कि चूड़ियां बनाने के बिजनेस को जारी रखने के अलावा, क्या करने के अलावा, चूड़ियां बनाने का जो बिजनेस है उसको जारी रखने के अलावा कुछ भी न करने का, यानी कुछ भी करने के लिए पैसा न होने का जो क्राई है, और नॉट इवन इनफ टू ईट, और कुछ भी खाने के लिए पैसा न होने का जो दुख है, रिंग्स, वो गूंजता है इन एवरी होम, कहां, प्रत्येक घर में। यानी कि कह रही है लेखिका, क्या कहना चाहती हैं कि उन लोगों के पास बस इतना पैसा है ना कि वो अपना बस धंधा जारी रख सकते हैं, लेकिन ना तो वो भरपेट खाना खा सकते हैं और ना ही वो कुछ और नया कर सकते हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन होते हैं, जो युवा व्यक्ति होते हैं, वो इको होते हैं, गूंज होते हैं, द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने एल्डर्स का, अपने बड़े लोगों के दुख का, विलाप का क्या होते हैं, एक इको होते हैं, एक गूंज होते हैं, या फिर एक प्रतिध्वनि होते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, इट सीम्स, लेखिका कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कम, लिटिल, बहुत कम चीजें बदली हैं टाइम के अनुसार, इन फिरोजाबाद, कहां, फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग ट्रायल हैव किल्ड, और लेखिका कहती हैं कि वर्षों से माइंड नंबलिंग ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। तो माइंड नंबिंग यानी कि माइंड को, मन को, मस्तिष्क को एकदम सुन्न कर देने वाला जो कठिन परिश्रम है, उस कठिन परिश्रम ने किल कर दिया है, मार दिया है। ऑल इनिशिएटिव, उन सभी पहल को, कोई भी नया कार्य करने का जो पहल होता है ना, उसको समाप्त कर दिया है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और ड्रीम, सपना देखने की जो एबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, उसको समाप्त कर दिया है। किस चीज ने, वर्षों से जो माइंड नंबिंग ट्रायल हो रहा है, माइंड को झकझोर देने वाला, माइंड को शून्य कर देने वाला जो कठिन परिश्रम हो रहा है, उस चीज ने इन सभी चीजों को क्या कर दिया है, किल कर दिया है, मन से ही हटा दिया है, मार दिया है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen। अब लेखिका कहती हैं, किसी से कहती हैं, किससे, कि आखिर तुम लोग why not organize yourself into a cooperative, कि तुम लोग एक कोऑपरेटिव यानी एक सहकारी समिति का गठन क्यों नहीं कर लेते हो, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, लेकिन क्या करें, मैं पूछती हूँ, किससे, अ ग्रुप, एक ग्रुप से, वो भी किसका ग्रुप, यंग मैन के ग्रुप से पूछती हूँ, who have fallen into the vicious circle of middleman, जो विशियस, जो मिडिल मैन के विशियस सर्कल में, जो बिचौलिया, जो मिडिल मैन होते हैं, उनके चक्कर में, कुचक्र में, विशियस सर्कल में, कुचक्र में फंस गए हैं, उन यंग मैन के ग्रुप से मैं पूछती हूँ, क्या पूछती हूँ, कि तुम लोग ये कोऑपरेटिव सिस्टम क्यों नहीं बना लेते हो।
जो ट्रैप्ड दियर फादर्स, जो ट्रैप्ड दियर फादर्स, जो बीए जो मिडिल मैन है, जो ट्रैप्ड दियर फादर्स एंड फोर फादर्स, जो उनके फादर्स को भी और उनके पूर्वजों को भी क्या कर लिए हैं, ट्रैप कर लिए हैं, जाल में फंसा लिए हैं। उन लोगों के ग्रुप से मैं पूछती हूँ, उन यंग मैन के ग्रुप से पूछती हूँ कि तुम लोग सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो? तो वो लोग जवाब देते हैं, कहते हैं कि इवन वी इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, कहते हैं कि यदि हम ऑर्गेनाइज हो जाएं, यदि हम सभी लोग एक हो जाएं, हमारे जैसे लोग यदि सभी लोग ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो वी आर द वंस, तो हम ही लोग ऐसे व्यक्ति होंगे हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, जिन्हें पुलिस के द्वारा हाउल्ड अप किया जाएगा, जिन्हें पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, मारा पीटा जाएगा, बीटेन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और उसको घसीटते हुए कहां डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, क्या करने के लिए, कुछ इलीगल करने के लिए। हम ही लोग ऐसे होंगे ना जो जिसको पुलिस के द्वारा मारा पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, हम ही लोग ऐसे होंगे। फिर क्या होता है आगे, देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, और फिर कहती है लेखिका कि देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, कि उनके बीच में कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लीड कर सके। नो वन हु कुड हेल्प देम, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके, जो उनकी मदद कर सके, क्या करने में, सी देखने में, क्या देखने में, थिंग्स चीजों को, बातों को डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से देखने से मदद कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उन लोगों के बीच में। Their fathers are as tired, और उनके फादर्स जो हैं वो उतने ही टायर्ड हो चुके हैं, उतने ही थक चुके हैं, as they are, जितने कि वे लोग थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral, और वे लोग एक स्पाइरल के रूप में, एक गुच्छे के रूप में बात करते हैं। कौन से गुच्छे के रूप में, that moves from poverty to apathy, जो गरीबी से कहां जाती है, एपैथी की तरफ जाती है, एपैथी उदासीनता की तरफ जाती है, और फिर उदासीनता से ग्रीड लालच की तरफ जाती है, और फिर लालच से किधर जाती है, इनजस्टिस अन्याय की तरफ जाती है। यानी कि पोवर्टी से किधर, पोवर्टी से पहले एपैथी, फिर एपैथी से किधर, लालच, और लालच से फिर इनजस्टिस की तरफ जाती है। इसी बात को बोला गया कि वो स्पाइरल के रूप में बात करते हैं, गुच्छे के रूप में बात करते हैं, जोड़े के रूप में बात करते हैं। फिर आगे क्या होता है, लिसनिंग टू देम, अब उनकी बातों को सुनी है लेखिका, तो कहती हैं कि उनकी बातों को सुनकर आई सी, मैं देखती हूं, दो ठो डिस्टिंक्ट अलग अलग दुनिया। लेखिका क्या कहती है कि उनकी बातों को सुनकर के मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखाई दिया। वन ऑफ द फैमिली, और वो अलग अलग दुनिया किसका है, वन ऑफ द फैमिली, उनमें से एक किसका है, परिवार, परिवार उन फैमिली की दुनिया है। काट इन अ वेब ऑफ पोवर्टी, जो गरीबी के, जो पोवर्टी के वेब में, जाल में फंसे हुए हैं, उलझ गए हैं। बर्डेन्ड बाय द स्टिग्मा, और उस फैमिली की बात कर रही हैं जो बर्डेन्ड है, जो दबे हुए हैं बोझ के नीचे, किसके, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति के कलंक के नीचे दबे हुए हैं, जिसमें वो लोग पैदा हुए हैं। क्या बात समझ आई, वो कह रही है कि मुझे उन लोगों की बातें सुनकर के दो अलग अलग दुनिया दिखाई दिया, और वो पहला दुनिया किसका, उन परिवार लोगों का है जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, जो कास्ट, इस कास्ट में, उस जाति धर्म के चक्कर में आकर के फंस गए हैं, जिसमें वो लोग पैदा हुए हैं। और दूसरी दुनिया किसकी दिखाई देती है, विशियस सर्कल, उन कुचक्र लोगों का, किसका, साहूकार लोगों का, जो मिडिल मैन होते हैं उन लोगों का, पुलिसमैन होते हैं उन लोगों का, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के जो रखवाले होते हैं उन लोगों की दुनिया, द ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन लोगों की दुनिया, एंड द पॉलिटिशियंस, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राजनेता लोग होते हैं, उन लोगों की दुनिया अलग दिखाई देती है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और ये सब मिल करके, ये साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, कीपर्स ऑफ लॉ, ये सारे लोग मिल करके क्या किए हैं, इम्पोज कर दिए हैं, लाद दिए हैं, बैगेज को, बोझ को लाद दिए हैं, ऑन द चाइल्ड, किसके ऊपर, उस चाइल्ड के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो पुट डाउन यानी नीचे उतार कर नहीं रख सकता, ऐसा बोझ उस बच्चे के ऊपर लाद दिए हैं जिससे वो नीचे नहीं रख सकता। बिफोर ही इज अवेयर, उससे पहले कि वो अवेयर हो सके, वो उस बात को जान सके, वो लड़का, ही एक्सेप्ट, उससे पहले ही वो लड़का उस चीज को स्वीकार कर लेता है, किस रूप की तरह, एज नेचुरली, बिल्कुल वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके पिता ने स्वीकार किया था, वैसे ही वो स्वीकार कर लेता है उस बात को, और उसी तरीके से अपना जीवन बिताने लगता है। अब क्या हुआ आगे,
टू डू एनीथिंग इज वुड मीन टू डेयर। और फिर कह रही है लेखिका कि टू डू यानी कि करना, क्या करना, एनीथिंग इज कुछ और करना, यानी कि कुछ और करने का मतलब क्या था, डेयर साहस करना। यानी कि अगर वो लोग कुछ और करना चाहें तो कुछ और करना उनके लिए क्या था, एक हिम्मत दिखाना था, एक साहस दिखाना था। और साहस इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और साहस करना, हिम्मत दिखाना उनके ग्रोविंग अप का पार्ट ही नहीं था, उनके लालन पालन का पार्ट ही नहीं था। उनके पालन में, उनके लालन पालन में, उनके परवरिश में ऐसा सिखाया ही नहीं जाता था कि तुमको अलग कुछ करना है, तुमको अलग देखना है, ऐसा कुछ नहीं था। When I sense a flash of it in मुकेश, और जब मैं मुकेश के अंदर सेंस समझती हूँ, देखती हूँ, एक फ्लैश, एक चमक, एक झलक, और जब मैं इस साहस का, मुकेश क्योंकि बोला था कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, कहा था ना मुकेश, वो अलग करना चाहता था, तो जब मैं मुकेश के अंदर इसकी एक झलक देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ, चीयर्ड होती, खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, और वो तभी वो लड़का दोहराता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, और फिर कहता है कि मिस मैडम जी हम क्या, ही विल गो टू गैराज, वो गैराज जाएगा और क्या करेगा, सीख लेगा, मोटर बनाना सीख लेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज जो है उसके घर से थोड़ा सा काफी दूरी पर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, और वो कहता है कि कोई बात नहीं, ही इंसिस्ट, वो जोर देकर के कहता है, दबाव देकर के कि आई विल वॉक, मैं वॉक करके यानी कि मैं पैदल चला जाऊंगा, मैं सीख लूंगा जा करके। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो इस बात पर मैं मुकेश से, लेखिका मुकेश से पूछती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम, क्या तुम ये भी सपना देखते हो, कौन सा सपना, फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो, मैं मुकेश से पूछती हूँ, लेखिका मुकेश से पूछती है क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, सपना देख रहे हो। तो ही सडनली साइलेंट, तो इस बात पे, इस प्रश्न पे वो जो मुकेश है वो अचानक से साइलेंट हो जाता है और कहता है कि नहीं मैडम। ही सेज, वह कहता है, कैसे कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड पर, नीचे जमीन पर घूरते हुए, देखते हुए कहता है कि नहीं मैडम, मैं प्लेन उड़ाने का सपना नहीं देखता हूं। इन हिज स्मॉल मरमर, और उसके उस स्मॉल मरमर में, उस हल्के से थोड़ी सी फुसफुसाहट में, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एक एम्बेरसमेंट दिखाई देता है मुझे, एक शर्मिंदगी दिखाई देती है, दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी भी पश्चाताप में नहीं बदली है। पश्चाताप नहीं हो रहा उसको इस बात का कि मैं प्लेन उड़ाना नहीं चाहता हूं, उसे इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है। ही इज कंटेंट, वो बेचारा कंटेंट है, कंटेंट मतलब संतुष्ट, वो लड़का, वो मुकेश संतुष्ट है, टू ड्रीम, सपना देख करके, किसका, उन कार का ही सपना देख करके वो संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग, और जिन कारों को वो हर्टलिंग जिन कारों को वो देखता है, क्या करते हुए, हर्टलिंग डाउन, तेजी से जाते हुए, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, कहां, अपने टाउन के स्ट्रीट्स में देखता है, जिन कारों को वो खूब तेजी से दौड़ते हुए देखता है, कहां पर, अपने टाउन के गलियों में देखता है, उन्हीं कारों का वो सपना देख करके लड़का जो मुकेश है वो संतुष्ट है। और फिर फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम, फ्यू एरोप्लेन्स, बहुत कम, ना के बराबर एरोप्लेन जाते हैं, लगभग नहीं जाते हैं। तो ये रही कहानी आपके मुकेश की। और यहाँ पर ये क्या दिया गया है कि लॉस स्प्रिंग, समरी है, ये समरी है, आप लोग ये समरी को याद कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान से। समरी यहाँ पर दिया गया है आपके सामने, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है ना समरी, तो ये समरी रहा, आप इसको ध्यान से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे। तो बच्चों ये रही कहानी उस लॉस्ट स्प्रिंग की, छोटे से बच्चे की कहानी जो गरीबी में रहते थे और सपना नहीं देख पाते थे, लेकिन उसी में से निकला एक मुकेश नाम का लड़का जो रैक पिकिंग का काम करता था, बैंगल मेकर्स का काम करता था, और उसके पूरे खानदान न जाने कितनी पीढ़ियां वही काम किया करती थी, लेकिन मुकेश के अंदर एक अलग जज्बा, एक अलग जुनून दिखाई देता है कुछ नया करने का, और वो नया क्या करना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे जिस परिवार में हम पैदा हुए हो, चाहे जिस कुल में पैदा हुए हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। अगर हमारे सपने ऊंचे हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं बच्चों, तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। हमें किसी और को नहीं देखना है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस हमारे सपने अगर हमें सोने के लिए, अगर हमें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, तो फिर वो सपने तुम्हारे सपने नहीं, मजाक है सब। तो बच्चों सपने देखो, मेहनत करो,
और इतना मेहनत करो कि एक दिन अपनी मेहनत पे गर्व से कह सको कि हाँ, मैंने अच्छा मेहनत किया था और आज मेरा मेहनत रंग लाया है। तो ये रही कहानी आपके उस मुकेश की कहानी, उस लॉस्ट स्प्रिंग की कहानी, जो अलग सोचा और अलग करना चाहा था। इसी तरीके से आप भी मेहनत करते रहिएगा, उन सपनों को पूरा करते रहिएगा जो आपसे कोई उम्मीद ना किया हो। तो इन्हीं बातों के साथ में आज का क्लास हम यहीं पर संपन्न करते हैं और आई होप कि आप सभी लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बावजूद भी अगर कोई लाइन, कोई मीनिंग नहीं समझ में आई होगी, आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। बाकी का लेक्चर वैसे आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा ही दिया जाता है। बाकी अगर कोई नोट्स चाहिए आपको या फिर इसके पूरे वीडियो चाहिए आपको, तो टेलीग्राम चैनल पर जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका स्कैनर यहाँ पर है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और वहां पे बाकी सभी लेक्चर्स के, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, मैथ का भी हो, वहां पे सारे वीडियोज अपलोडेड है, हर क्लास का अपलोडेड है, वहां पर जो चाहे आप देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा चार्ज नहीं करना है। तो इसी के साथ बच्चों मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।